जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th का भूगोल का चैप्टर 1 का जो कल हम कब पढ़े थे उसमें प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे। अब आज पढ़ना हमको जल संसाधन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पृथ्वी का जो 95.5% जल है महासागरों में निहित है। ठीक है ना, महासागरों में 95.5% महासागरों में। और जो शुद्ध जल है 3.4% पीने के लायक वो है, उसका शुद्ध जल का 75% ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के बर्फ, अंटार्कटिका क्षेत्र का जो बर्फ का चादर है, बर्फ के चादर के रूप में है 75%। और जो इसका भी 25% जो भाग बच रहा है वो है भूमिगत जल के रूप में, जिसको हम निकाल करके पीने के उपयोग में लाते हैं। ठीक है, आगे चलिए जल का स्रोत पढ़ना है। पहला है भूपृष्ठीय जल। वर्षा के जल नदी तालाब आदि में संग्रहित होता है। वर्षा का जल जो नदी तालाब आदि में संग्रहित हो जाता है ये भूमि में चला जाता है, वही भूमिगत जल के रूप में आता है। ठीक है ना, तो जल का स्रोत सबसे पढ़ना है। भूपृष्ठीय जल यह है कि वर्षा के जल नदी तालाब आदि में संग्रहित हो जाता है। इसका 20% जल वाष्पित होकर के ऊपर चला जाता है वायुमंडल में। ठीक है ना, वर्षा का जल 20% वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, बाकी सब नदी तालाब आदि में संग्रहित रहता है। दूसरा है भूमिगत जल। भूमि के कठोर आवरण से रिस कर भूगर्भ में एकत्रित होने वाला जल, यानी जब भूमि पर पानी रहेगा तो इसका जो कठोर 100 किलोमीटर मोटी परत होती है उसी में चल जाती है। ऊपर जो हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी परत है इसकी मोटाई है 100 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इसी में जो नीचे रिस करके चला जाता है, रिस करके नीचे कुछ हद तक जाता है 200-400 मीटर तक, जिसको हम चापाकल के द्वारा निकाल कर पानी पीने के उपयोग में लाते हैं, वो होता है भूमिगत जल। ठीक है ना, रिस करके जाता है, इसको हम भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए वायुमंडलीय जल। वाष्पित जल जो वाष्प होकर के ऊपर उड़ा है वही हो गया वायुमंडलीय जल। महासागरीय जल, महासागर में जो निहित है महासागर में जो जल वो हो जाएगा महासागरीय जल। अब देखिए विश्व का 16% आबादी भारत देश में निवास करती है। विश्व की 16% आबादी भारत देश में निवास करती है, लेकिन शुद्ध जल का केवल 4% जल ही हमारे देश में उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए कुल भूपृष्ठीय जल का जितना भी हमारे देश में भूपृष्ठीय जल है उसका 2/3 भाग गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में निहित है। ठीक है, भूपृष्ठीय जल में एकत्रित होता है जमीन के ऊपर, ये भूपृष्ठीय जल वाला है। इसमें 2/3 भाग गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में निहित है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है विश्व की 10 बड़ी नदियों में आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका स्थान 8वां नंबर पर है। ठीक है, जल उपयोग। अच्छा ये देखिए जल उपयोग योग्य प्रथम नदी। जल उपयोग, जिसका जल उपयोग में लाया जाता है अन्य काम में, जैसे में पीने होने के उपयोग में लाया जाता है, अच्छे काम के उपयोग में लाया जाता है, उसमें सबसे अग्रणी है ताप्ती नदी। ये भारत की नदी है, अपने देश में सबसे अग्रणी है ताप्ती नदी। एक स्वस्थ प्राणी के शरीर में, एक स्वस्थ जीव के शरीर में लगभग 65% जल होता है। ठीक है ना, और 35% अन्य चीज होते हैं। ये 65% जल होता है। और ये वनस्पति देंगे, पेड़ पौधे देंगे, कोई पेड़ पौधा हो गया, वनस्पति हो गया, इसमें से 65 से लेकर के 99% तक जल ही होता है। आगे देखिए भारत में कुल भूमिगत जल, भारत का जो कुल भूमिगत जल है वो है 443.9 अरब क्यूब मीटर है, यानी 443.9 अरब घन मीटर है कुल भारत का भूमिगत जल। इसका 19% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कुल जल का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है, तो भूमिगत जल यूपी में 19% जो सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए जल संसाधन का उपयोग कैसे करना है। जल संसाधन का उपयोग लोग कैसे करते हैं, पेयजल में, घरेलू कार्य में, सिंचाई उद्योग में, जन स्वास्थ्य में, परमाणु संयंत्र शीतलन। परमाणु संयंत्र शीतलन का मतलब है कि परमाणु संयंत्र जहाँ पर रखा जाता है उसको शीतलन प्रदान के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए जल की उपयोगिता होती है। मत्स्य पालन में, जल क्रीड़ा करने में और भी बहुत सारे कार्य जिसमें हम जल का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों बनाई जाती है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना बना करके क्यों बनाया जाता है, इससे बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन पर रोक लगाई जाती है, मिट्टी जब कट कर गिरता है उसको रोक लगाई जाती है। सिंचाई और विद्युत, सिंचाई इससे की जाती है। और विद्युत का उत्पादन करने, सिंचाई करना, उत्पादन करना, वन्य जीव का संरक्षण, पर्यटन दे देता है नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना, चलिए आगे देखें नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या तात्पर्य है, ये गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया एक आंदोलन था। गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उसी के विरोध में था, क्योंकि इससे जो होता है ना, जब बांध बन जाएगा तो उधर पानी ज़्यादा हो जाएगा। अब जब टूटेगा तो इधर वाला जो क्षेत्र है सारा क्षेत्र डूब जाएगा, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। इस बाढ़ से जन धन की हानि होगी, जल प्रदूषण होगा, जल जमाव होगा, जिससे फसल में जो भी होंगे कीटाणु वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, फसल बर्बादी होगी।
ठीक है ना। इसलिए वहाँ के लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन किए थे। ठीक है, गुजरात के नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था उसी पर ही नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। जल संकट, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन का वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फॉल्कट मार्क, उनका नाम था फॉल्कन मार्क। उन्होंने बताया था कि प्रतिदिन 1000 टन घन मीटर, प्रतिदिन 1000 टन घन मीटर एक व्यक्ति जल का प्रयोग करता है। ठीक है, इससे अगर कम जल मिलता है तो उसको जल संकट कहा जाता है। आगे देखिए, भूमिगत जल से सिंचाई पीने की समस्या आएगी। मतलब भूमिगत जो जल है, कुछ तो ये देख रहे हैं, ये पूरा 95.5% तो पहले महासागर में है, और कुछ 3.4% या 3% है इसमें बचा हुआ है। इसमें जो है 75% अंटार्कटिका और अटलांटिका के यहाँ आर्कटिका के महासागर वगैरह में ये बर्फ के चादर के रूप में है। और जो शेष बचा है 25%, इसमें से भी अगर हम सिंचाई करेंगे तो पीने योग्य पानी की समस्या आने लगेगी। ठीक है ना। वही बात है, उर्वरक में जब जल मिलाएंगे, जल में हम खेती करेंगे, उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा करेंगे और वो जल नदी तालाब में जाएगा और वो जल भूमिगत जल में मिल जाएगा तो भूमिगत जल को अशुद्ध कर देता है। ठीक है ना। तो उर्वरक से भी भूमिगत जल में हानिकारक पदार्थ चले जाते हैं। तो देखिए, तो विषैला हो जाएगा और नदियाँ प्रदूषित हो जाएगी, नदियाँ प्रदूषित होगी तो भूमिगत जल ही प्रदूषित होगा। आगे देखिए, कुल बिजली का 22% जल, कुल बिजली का 22% जल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जितना भी हमारे यहाँ बिजली प्राप्त की जाती है इसका 22% बिजली जल के द्वारा उत्पादन किया जाता है। कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं, कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो 58 लाख लीटर दूषित प्रतिदिन, 58 लाख दूषित जल गंगा में प्रतिदिन डालते हैं। ठीक है ना, गंगा नदी में डालते हैं। ये हो गया कानपुर का। चलिए आगे देखिए, जब इतना पढ़ लिए तो जल संरक्षण और प्रबंधन पढ़ना जरूरी है। इसका जल संरक्षण कैसे करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे, इसको पढ़ना जरूरी है। सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया था हमारे यहाँ, हमारे देश में सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया था, जिसमें 2002 में ये समस्या आई। 2002 में इन्होंने एक समस्या का रूप ले लिया जिससे जल समस्या होने लगी। तो देखिए, इसमें नियम बनाया गया कि इसका नियम पहला ये रहेगा कि जल की उपलब्धता बनाए रखना है, जल की उपलब्धता को बनाए रखना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है और प्रदूषित जल को स्वच्छ करके पुनः प्रयोग करना है, चक्रण करना है, प्रदूषित जल को फिल्टर करके स्वच्छ करके पुनः प्रयोग में लाना। देखिए, भूमिगत जल की पुनर्मूर्ति, भूमिगत जल के पुनर्पूर्ति यानी भूमिगत जो जल अंदर जाता है वो बाहर निकलेगा, दूषित हो जाएगा, फिर से उसको स्वच्छ करना है। इस पर एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि भूमिगत जल पर बल दिया जाए, भूमिगत जल पर बल दिया जाए। इसमें गांव शहर, गांव जो होता है, शहर होता है, उद्योग होता है, इसमें जो पर्याप्त जल होते हैं, पर्याप्त जल होते हैं भूमिगत जल से ही निकाले जाते हैं काम करने के लिए। इसको भूमिगत जल को क्या किया जाए, भूमिगत जल पर बल दिया जाए, जिससे गांव शहर और उद्योग में जो है पर्याप्त जो जल लग रहे हैं उनकी आपूर्ति होती रहे। आगे देखिए, जल सांभर प्रबंधन, जल सांभर प्रबंधन क्या है, जल जमाव या जल प्रवाह का उपयोग कर कृषि आदि को बढ़ावा देना। यानी जो जल वर्षा के रूप में आता है उस जल को जमाव करिए या किसी भी रूप में, वर्षा के रूप में या किसी भी रूप में कोई भी जल है, अगर दूषित भी जल है तो उसको संग्रहित करके उसको कृषि के क्षेत्र में लगाया जाए। ठीक है ना, उसको कृषि के क्षेत्र में लगाया जाए, यही होता है जल सांभर प्रबंधन। ठीक है ना। आगे देखिए, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास है कि जल का कम से कम प्रयोग कर अधिक से अधिक कार्य करना। जैसे में चीन में ऐसी खेती होती है कि पहले सिंचाई कर दिया जाता है, उसके बाद से पॉलिथीन बिछा दिया जाता है, जिससे नीचे का जो नमी रहती है नमी बरकरार रहती है, और हमारे यहाँ 4 बार उसको सिंचाई करना पड़ता है। तो यह है तकनीकी विकास का मतलब है कि जल का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक कार्य किया जाए, तकनीकी सहायता होगी। चलिए आगे देखिए, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण और पुनः चक्रण का संबंध देखिए। वर्षा जल संग्रहित कर कृषि कार्य करना है, वर्षा को जल के संग्रहित कर कृषि कार्य करना है, पीने के उपयोग में लाना है, जो भी काम करना है उसको करना है। वही देखिए, भूमिगत जल का 22% जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। भूमिगत जल जितना भी इसका 22% जल जो वाष्पित होकर के पानी ऊपर जाता है, ऊपर से वर्षा आती है तो वही जल भूमिगत जल में जाता है और उसका 22% वर्षा जल है। मासिनराम में हमारे यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका पेयजल 25% छत पर संग्रह किया जाता है। वर्षा जल का जो यहाँ पर मासिनराम होती है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पीने की जो वहाँ पर जितनी पानी है उसका 25% छत पर संग्रह करके रखा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, बिहार में 3 परियोजना श्रेष्ठ है, सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोन परियोजना। सोन परियोजना की शुरुआत अंग्रेजों के समय सबसे पहले 1874 में किया गया था। 1874 में अंग्रेजों ने सोन परियोजना की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद से गंडक परियोजना की गई, उसके बाद से कोसी परियोजना। चलिए आगे देखते हैं। सोन परियोजना में ये सबसे प्राचीन है
1874 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर देश की आज़ादी के बाद 1968 में इसकी मरम्मत की गई और इसकी 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से सोन परियोजना जो बनाई गई थी, इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रपुरी नामक जगह पर एक बांध बनाया गया। इंद्रपुरी नामक जगह पर एक बांध बनाया गया जिसको कदवन जलाशय योजना के नाम से जाना गया। सोन परियोजना 450 मेगावाट की बिजली देता है, ठीक है ना, 450 मेगावाट बिजली देता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी परियोजना है जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अतिरिक्त जो है दुर्गावती परियोजना है, दुर्गावती जलाशय योजना है, ऊपरी किकल जलाशय योजना है, बागमती परियोजना, वारणा जलाशय परियोजना है। बहुत सारी परियोजना है जिससे बहुत सारे लाभ प्राप्त किया जाता है। तो ये था हमारा जल संसाधन, ये हमारा चैप्टर जितना भी था खत्म हो गया, इसमें इतना ही है। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।